Hello everyone, my name is Monica and welcome to you all in my channel. हमारा आज का टॉपिक है सांख्या स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं बट थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो आज की क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। एंड आज की क्लास में हमारा सांख्या स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी टोटली कंप्लीट हो जाएगा। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे या जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थे, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ईच एंड एवरीथिंग आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन माई ऑल सेशंस। सो अगर आपको अपना पूरा सांख्या स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी कंप्लीट करना है तो मेरे पिछले जो वीडियोज़ हैं वो भी आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो आगे का टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग एक ब्रीफ कर लेते हैं। जो भी हमने पिछले वीडियोस में अपने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिसमें हमने फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ा था। फ़िलॉसफी क्या है उसकी हमने डेफिनेशंस पढ़े थे। देन वी स्टडीड अबाउट ब्रांचेस ऑफ फ़िलॉसफी, जिसमें हमने मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक एंड एक्सियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ा था, जो हमारे ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स स्कूल्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। ऑर्थोडॉक्स में 6 स्कूल्स आते हैं, वो हमने डिटेल पढ़ा था। हेटेरोडॉक्स में जो 3 स्कूल्स आते हैं, चारवाका, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, उनका डिटेल पढ़ा था। 6 दर्शनास जो कि हमारे ऑर्थोडॉक्स 6 स्कूल्स हैं वो हमने पूरा डिटेल पढ़ा था, जिसमें न्याया, सांख्या, वैशेषिका, ये 6 स्कूल्स आते हैं। उसके बाद हमने सांख्या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की टर्म्स पढ़े थे। उसमें जो भी टर्म्स थे, जो भी उसके सब टॉपिक्स थे, वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सांख्या थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन के जो 25 तत्वाज हैं, 25 एलिमेंट्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने एक जीवा टर्म है हमारा, जो हमने डिटेल में पढ़ा था। जीवा मीन्स जहाँ पुरुष एंड प्रकृति एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, उस स्टेट को, उस स्थिति को हम जीवा बोलते हैं। तो वो हमने एक टर्मिनोलॉजी क्लियर किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में। सांख्या थ्योरी ऑफ कॉजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने सत्कार्यवाद एंड असत्कार्यवाद का डिटेल्ड पढ़ा था। सत्कार्यवाद को हम परिणामवादा एंड असत्कार्यवादा को हम आरंभवादा के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आप सभी को वो टॉपिक्स पसंद आए होंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं उन प्रीवियस वीडियोस को देख के सांख्या फ़िलॉसफी के बारे में क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों ने भी वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद ये आज का वीडियो कवर कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो पाएगा। आज हम थोड़ा सा एक्चुअली में जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, बट स्टिल आई थॉट कि ये टर्म्स हमें फिर से रिवाइज करना चाहिए और कुछ कुछ इसमें न्यू भी एडिशन है। तो मुझे लगा कि ये आज के टॉपिक में हमें, आज की वीडियोस में हमें ऐड कर देना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो सांख्या फ़िलॉसफी की कुछ बैकग्राउंड है, कुछ हिस्ट्री है, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सांख्या ऑफन स्पेल्ड सांख्या इज़ वन ऑफ द मेजर ऑर्थोडॉक्स और हिंदी इंडियन फ़िलॉसफीज़। तो जो हमारे ऑर्थोडॉक्स में 6 स्कूल्स आते हैं, उसमें जो सांख्या है वो सबसे मेजर रोल प्ले करता है इंडियन फ़िलॉसफी का। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सांख्या फ़िलॉसफी ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में। उसके बाद इट्स क्लासिकल फॉर्मुलेशन इज़ फाउंड इन ईश्वरा कृष्णाज सांख्या करिका। तो ये आप एक वर्ड है जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन एक है सांख्या फ़िलॉसफी की, जिसमें इसको पुराना इस नाम से जाना जाता था, ईश्वरा कृष्णा सांख्या। ठीक है, उसमें हमारे 72 वर्सेस थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इम्पॉर्टेंट नंबर है, जो आपको आई थिंक याद होना चाहिए। ये हमारा 72। ठीक है,
तो 72 वर्सेस मतलब वर्सेस आप कह सकते हो लाइक श्लोक या छंद होते हैं। तो ये हमारे पाए गए हैं सांख्य फिलॉसफी के क्लासिकल फॉर्मुलेशन में। उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडियन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म बट अनलाइक मेनी वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स इट इज़ एथिस्टिक। तो ये जो सांख्या फिलॉसफी है एक्चुअली मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग इंडियन एग्जाम्पल है। मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म, मेटाफिजिकल आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। मेटाफिजिकल मीन्स जो बात करता है रियलिटी की। एपिस्टेमोलॉजी जो हमने 3 टर्म्स पढ़े थे, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिकल एंड एक्सियोलॉजी, हम लोगों ने 3 टर्म्स पढ़े थे। तो मेटाफिजिकल बात करता है रियलिटी की, एपिस्टेमोलॉजी बात करता है नॉलेज की एंड एक्सियोलॉजी बात करता है लॉजिक की। तो जो मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म है उसमें जो सांख्या फिलॉसफी है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडियन एग्जाम्पल है, बट वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स के अपोजिट ये इसमें एथिस्टिक है। एथिस्टिक मीन्स जो कि गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्शन ऑफ गॉड, वो गॉड की प्रेजेंस को नहीं मानता है। ठीक है। The 2 types of entities of Sankhya are Prakriti and Purushas, namely nature and persons. Obviously, Prakriti is connected with nature. Prakriti means nature and Purushas means person के बारे में हम बात करते हैं। Nature is singular and persons are numerous. Both are eternal and independent of each other. तो जो नेचर है वो सिंगुलर से कनेक्टेड है, बट जो पर्सन है वो न्यूमरस है। न्यूमरस मेनी मतलब सिंगुलर प्लूरल, न्यूमरस को हम प्लूरल भी बोल सकते हैं। तो पर्सन्स में प्लूरल आएगा एंड नेचर हम कनेक्ट करेंगे सिंगुलर से, बट दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, दोनों ही इटर्नल हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट ये है, पर्सन्स आर एसेंशियली अनचेंजेबल, इनएक्टिव, अनकॉन्शियस, जो कि ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि ये टर्म्स हमें याद होना चाहिए। अनचेंजेबल, इनएक्टिव एंड कॉन्शियस एंटिटीज, ये पर्सन्स में आएगा। प्रकृति और नेचर इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 गुनास और क्वालिटीज़। जो प्रकृति है या नेचर है दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग उनको बोला गया है। प्रकृति है या नेचर है वो 3 क्वालिटीज़ से मिलकर बनी है। 3 क्वालिटीज़ हैं उसमें, सत्व, रजस एंड तमस, जो कि हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सत्वा जो होता है वो बिल्कुल सुपीरियर क्वालिटी है, हाईएस्ट क्वालिटी। सत्वा मीन्स बहुत अच्छा एंड तमस मीन्स बैड, वो बैडेस्ट में आता है। ठीक है। और जो राजस होता है वो हम मिडल कह सकते हैं, जो सत्वा एंड तमस के बीच में आता है। ठीक है। सो सत्वा में हम हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइट, गुडनेस एंड इंटेलिजेंस। दिस इज रेलिवेंट टू द गॉडेस। ओके, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द सांख्या फिलॉसफी। ठीक है। जिसमें हम लाइट की बात करते हैं, अच्छाई की, गुडनेस की, इंटेलिजेंस की बात करते हैं। राजस में हम हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें हम चेंज, एनर्जी, पैशन, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं रजस में। while tamas appears as inactivity, dullness, heaviness and despair. So tamas जो पोजीशन होती है उसमें जो पर्सन होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, वो इनएक्टिव होता है, ज़्यादा चुस्त नहीं होता है, डलनेस होता है, लेजी होता है, हेवीनेस, भारीपन होता है, डिस्पेयर, निराशा होती है उसमें। प्रकृति हैज़ 23 इंटरडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स, तत्व, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 25 होते हैं, जिसमें प्रकृति एंड पुरुषा को हम उसके अलावा जो होते हैं वो 23 होते हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। ये स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। सांख्या इज साइलेंट अबाउट वेदास। सांख्या जो कि एक ऐसी फिलॉसफी है जो गॉड
गॉड की प्रेजेंस को एक्सेप्ट नहीं करती है या रिजेक्शन ऑफ गॉड हम लोगों ने पढ़ा है कि सांख्य फिलॉसफी में है, बट वेदास के बारे में इट इज़ एब्सोल्युटली साइलेंट। उसने कुछ भी बात नहीं की है, उसकी जो थॉट्स हैं साइलेंट हैं, उसने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है वेदास के बारे में सांख्य फिलॉसफी ने। अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेडिशन द फर्स्ट मास्टर्स ऑफ सांख्य आर कपिला एंड हिज डिसाइपल असुरी। तो जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग जो सांख्य फिलॉसफी के जो फर्स्ट मास्टर हैं उनका नाम कपिला है और उनके जो डिसाइपल हैं उनका नाम है असुरी। Around the beginning of our era, Sankhya became the representative philosophy of Hindu thought in Hindu circles, and this probably explains why we find it everywhere, not only in the epics and the Upanishads, but also in other important texts of the Hindu traditions such as the Dharma Shastra, जो law books हैं, medical treatises, Ayurveda, and the basic text of meditational yoga school. So इसमें हमें क्या बताया गया है कि जब हमारे एक युग का स्टार्टिंग हुई थी तो उसमें जो हमारा हिंदू थॉट था, हमारी फिलॉसफी में जो हिंदू थॉट था, तो जो सांख्य फिलॉसफी है उसने बहुत मेजर रोल प्ले किया है हमारे जो हिंदू थॉट है उसको लेकर। और जो सांख्य फिलॉसफी है वो ना केवल हमें एपिक्स में और उपनिषद्स में मिली है, मतलब जिस टाइम में हमारा जो युग था वो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे हिंदू थॉट को सांख्य फिलॉसफी ने ही रिप्रेजेंट किया था। ओके, और सांख्य फिलॉसफी ना केवल हमें एपिक्स में या उपनिषद्स में देखने को मिलती है, बट वी कैन फाइंड इट इन धर्मशास्त्र, लॉ बुक्स, मेडिकल ट्रीटिसेस, आयुर्वेदा के बारे में, एंड बेसिक टेक्स्ट ऑफ मेडिटेशनल योगा स्कूल। तो मुझे जो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप इनको अपने की पॉइंट्स के रूप में इसको लिख सकते हैं आप अपने रजिस्टर में, तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो सांख्य फिलॉसफी है वो लिबरेशन की भी बात करती है। लिबरेशन भी हम लोग थोड़ा सा पीछे हमने पढ़ा था, द थ्योरी ऑफ लिबरेशन अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। तो बेसिकली लिबरेशन मीन्स जैसे हम हिंदी में एक वर्ड होता है मोक्ष, मुक्ति, द एंड ऑफ द बॉन्डेज ऑफ पुरुषा टू प्रकृति इज कॉल्ड लिबरेशन और कैवल्य। इसको हम कैवल्य या आइसोलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जब पुरुषा और प्रकृति के बीच वो जो बॉन्डेज होता है, वो जो अटैचमेंट होती है वो खत्म हो जाती है, उस स्टेज में हमें क्या मिल जाता है? लिबरेशन, कैवल्य, मोक्ष। अब हम बात करते हैं कि एक तो हम बात करते हैं कि बॉन्डेज या लिबरेशन के बारे में, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं कि जो हम लोग जो इस प्रकृति में रह रहे हैं, जो हम इस नेचर में रह रहे हैं, उसमें जो सफरिंग्स हैं, जो दुख हैं, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, उसके क्या क्या कारण हैं, तो वो इन 3-4 लाइंस में हमें बताया गया है। इग्नोरेंस इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग। इग्नोरेंस मीन्स द फेलियर टू रिकॉग्नाइज वंस ओन रियल नेचर, not knowing the real nature of soul. The living being identifies itself with the mind or the ego and intellect and is affected by their pleasure and suffering and hence it suffers. So basically हमें इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे दुख का मेन कारण है वो क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता। तो हमारा जो बेसिक नेचर है वो क्या है? हमारी सोल है, ओके। बट ह्यूमन बीइंग क्या करता है? इन सबको समझने में फेल है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि जो हमारा रियल नेचर है वो सोल से कनेक्टेड है। जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लिविंग बीइंग हैं, वो हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हमारे माइंड से,
ईगो से, इंटेलेक्ट से, जो कि ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं हमारे दुख पे और हमारी खुशी पे। ठीक है, अगर ये हमें हमारे फेवर में है तो हमें प्लेजर मिलता है, अगर ये हमारे अगेंस्ट हैं तो हमें सफ़र मिलता है। सो बेसिकली यही है कि हमने जो अपनी लाइफ कनेक्ट किया हुआ है वो माइंड, ईगो एंड इंटेलेक्ट से कनेक्ट किया हुआ है। बट जबकि जो ह्यूमन बीइंग का जो रियल नेचर है वो क्या है, सोल। अगर हम अपने आप को सोल से कनेक्ट करते हैं तो हम इन सफरिंग से ओवरकम कर सकते हैं। 3 काइंड्स ऑफ सफरिंग। अब 3 प्रकार की सफरिंग बताई गई हैं सांख्या फिलॉसफी में बेसिकली। वेयर देयर इज गुना देयर इज सफरिंग। सफरिंग्स हैव देयर एंड इन लिबरेशन। लिबरेशन और मोक्षा मीन्स freedom from pain without any possibility of return to this state. So जो सफरिंग है बेसिकली जो मतलब इसमें हमें ये बताया गया है कि जहाँ पे गुण है वहाँ पर दोष भी हैं, तो जहाँ पर खुशी है वहाँ पर दुख भी हैं। तो वेयर देयर इज़ अ गुना देयर इज़ अ सफरिंग। सफरिंग हैव देयर एंड इन लिबरेशन। और ये जितने भी हम दुखों के बारे में बात कर रहे हैं उनका एंड कब होगा, जब हमें लिबरेशन मिलेगा, जब हमें मोक्ष मिलेगा। लिबरेशन और मोक्ष मीन्स फ्रीडम फ्रॉम पेन विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न टू दिस स्टेट। तो लिबरेशन की कौन सी स्टेज होती है, जब हम ये सारे ही दुख और पेन से ऊपर उठकर इस स्टेट में दोबारा ना आ पाए, उस स्थिति को हम बोलते हैं लिबरेशन। ओके, सो 3 प्रकार की हमें लिबरेशन बताई है, सफरिंग्स बताए हैं 3। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सफरिंग। ये आपको नाम याद होने चाहिए, आध्यात्मिका, आदि भौतिका एंड आदि दैविका। सो आध्यात्मिका बात करता है फिजिकल, मेंटल एंड इंट्रा ऑर्गेनिक कॉजेज, डिजीजेज, एंगर, हंगर एट्सेट्रा आर आध्यात्मिका सफरिंग्स। सो आध्यात्मिका में इंट्रा, ये जो एक वर्ड है, आप इससे इसका पूरा मीनिंग क्लियर हो जाता है। इंट्रा मतलब जो हमारे सेल्फ से रिलेटेड है। ठीक है, और डिजीज़, हमें कोई एलिमेंट होता है तो वो हमारे ही अंदर है, वो बाहर नहीं है। एंगर, हंगर, सो दिस इज कनेक्टेड विद द इंट्रा ऑर्गेनिक कॉजेस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आध्यात्मिका। आदि भौतिका, आदि भौतिका जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जो भी बाहरी एक्सटर्नल वर्ल्ड के भौतिक चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल फैसिलिटीज़, ये सब हमारी आ जाती हैं आदि भौतिका। तो इनके कारण जब हमें कोई सफरिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं आदि भौतिका। आदि दैविका, जैसे कि देविका, ये हमारा कनेक्ट होता है डिवाइन से। सो कॉजेज दीज proceed from external but extraordinary causes such as stars, physical elements, ghost, witches. So basically ये जो celestial planet होता है ये उससे relevant है, और this is the world of God and goddesses. तो आदि वैदिका हमारा जो है फिजिकल वर्ल्ड या हमारा नेचुरल वर्ल्ड है उससे बिल्कुल अलग स्थिति है। दिस इज कनेक्टेड विद द गॉड, दिस इज कनेक्टेड विद द सेलेस्टियल वर्ल्ड, दिस इज कनेक्टेड विद द स्टार्स। ओके, तो आदि देविका हमारा आ जाता है सुपीरियर पावर में। ठीक है, सुप्रीम पावर। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। अब जितने भी हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं उनमें आगे भी जो हम पढ़ेंगे योगा के बारे में या न्याय के बारे में, उनमें भी इन सब को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हर स्कूल का एक अपना एम था पढ़ाने का, एजुकेशन का। टीचर का क्या रोल था, स्टूडेंट्स का क्या रोल था, या करिकुलम कैसा था, या मेथड ऑफ टीचिंग कैसा था, वो हम एक हर स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम सांख्या स्कूल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सांख्या स्कूल का जो एम था एजुकेशन को लेकर वो एक्चुअली में क्या था। अकॉर्डिंग टू सांख्या द अल्टीमेट गोल इज टू
ultimate goal is to reach Purusha's perfection through discriminating, which will result in its salvation. Consequently, education should be designed to produce thoughtful individuals capable of achieving the perfection they already possess. So basically, जो एजुकेशन का एम था सांख्या स्कूल में, वो ये था कि कोई भी मनुष्य है, कोई भी पुरुष है, कोई भी पर्सन है, उसके अंदर परफेक्शन लाना. और वो परफेक्शन कैसे आएगा? डिस्क्रिमिनेशन के बाद. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स हम उसको थोड़ा सा अच्छा क्या है और बुरा क्या है कंपैरिजन करके उसमें हम एक परफेक्शन ला सकते हैं. और वो परफेक्शन के बाद ही उसको क्या प्राप्त होगा? साल्वेशन, मोक्षा, लिबरेशन. ठीक है. एजुकेशन, सांख्या स्कूल ने बोला है कि जो एजुकेशन है वो ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए कि पर्सन के अंदर से वो थॉटफुल एक इंडिविजुअल निकल कर आए, कैपेबल ऑफ अचीविंग द परफेक्शन दे ऑलरेडी पोसेस. मतलब सांख्या स्कूल हमें बताता है कि हर इंसान में ऑलरेडी एक परफेक्शन होता है, ऑलरेडी एक थॉटफुल, ऑलरेडी एक इंटेलिजेंस होती है हर पर्सन में. बट द थिंग इज़ द नीड टू ब्रिंग इट आउट. तो परफेक्शन के लिए हमें डिस्क्रिमिनेशन करना ज़रूरी है. डिस्क्रिमिनेशन के बाद अगर परफेक्शन आएगा तो उसको साल्वेशन मिलेगा. और साल्वेशन लाने के लिए हमें अपना जो एजुकेशन है उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, उसको वो ऐसा प्रोड्यूस होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम सांख्या स्कूल के अकॉर्डिंग कि जो किसी भी पुरुषा में, किसी भी पर्सन में ऑलरेडी जो परफेक्शन है उसको वो बाहर निकाल कर ला सके. ठीक है. टीचर का रोल क्या है? टीचर का रोल, उसमें फैसिलिटेटर और टीचर में भी फ़र्क होता है. टीचिंग मीन्स कि हमने पढ़ाया और आपने सीखा. ठीक है. फैसिलिटेटर क्या होता है कि आप में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस फैसिलिटेटर का रोल क्या होता है? उन चीज़ों को आप ही के थ्रू बाहर निकलवाना. ओके, द टीचर इज़ टू बी फैसिलिटेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इन्नेट पोटेंशियलिटी ऑफ द चाइल्ड. सो ये जो वर्ड है इन्नेट पोटेंशियलिटी ऑफ द चाइल्ड, मतलब टीचर बच्चे को कुछ सिखाता नहीं है, बट ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियलिटी होती हैं जिनको बाहर निकालना टीचर का रोल होता है. ओके. Place of student. Since Sankhya believes in the multiplicity of the Purusha, it follows that education must be individualized and child-centered. तो इंडिविजुअलाइज्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड मतलब हर बच्चे के अंदर एक इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती हैं. तो स्टूडेंट का रोल क्या था उसमें कि जो टीचर है वो ये बिलीव करते हैं कि हर मल्टीप्लिसिटी, देर आर मल्टीपल क्वालिटीज़ इन एवरीवन. ओके. तो टीचर का क्या रोल है कि वो स्टूडेंट को उस प्लेस पे रखे कि उसके चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही वो उसको वो एनवायरनमेंट दे, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसकी इन्नेट क्वालिटीज़ को बाहर निकाल के लाए, बजाय अपनी डिज़ायर्स के जो उस बच्चे में क्वालिटीज़ है. सपोज़ किसी में क्वालिटी है अच्छा स्पीकिंग स्किल्स की, किसी में क्वालिटी है राइटिंग की, किसी में क्वालिटी है गाने की, किसी में क्वालिटी है डांस की, किसी में क्वालिटी है पेंटिंग की. तो उस हर बच्चे के अकॉर्डिंग वो उस क्वालिटी को बाहर निकाल कर लाए. करिकुलम किस तरह का था हमारा सांख्या स्कूल में? करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स. मतलब फिजिकल वर्ल्ड से भी रिलेटेड होना चाहिए और आध्यात्मिक वर्ल्ड से भी रिलेटेड हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए. एज लेवल ऑफ द लर्नर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए. लर्नर्स एलिजिबिलिटी, कॉम्पिटेंसी एंड इंटरेस्ट लर्नर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली compete कर पाए अपने एज लेवल के अकॉर्डिंग या अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग.
Curriculum should be include a training process of senses, language, literature and social science. तो इस तरह की हमें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी सांख्या स्कूल्स के अकॉर्डिंग. सेंसेस मीन्स हमें जो हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं, हियरिंग, लिसनिंग, वॉचिंग, टचिंग, तो इन सेंसेस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, लिटरेचर, सोशल साइंस, material science and mathematics should be included in the curriculum to develop mind. तो मैथमेटिक्स और मटेरियल साइंस इसलिए ऐड किया है क्योंकि उसकी वजह से जो माइंड होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है और डेवलप होता है. इंटरप्रिटेशनल सब्जेक्ट्स, ज्योमेट्री एट्सेट्रा, लॉजिक शुड बी पोजिशनड इन. सो इन करिकुलम फॉर एडोलेसेंस एज ग्रुप चिल्ड्रन. तो इंटरप्रिटेशनल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो जिनमें एक एक्सप्लेनेशन होता है, जिनमें एक मीनिंग जो क्लियर करती हैं. तो सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें एक्सप्लेनेशन करने का मौका मिले, जिनमें हमें लॉजिक लगाने का अपॉर्चुनिटी मिले. तो वो उस तरह के सब्जेक्ट्स सांख्या फिलॉसफी रेफ़र करती है. Physiology, Ayurveda, science and astrology for develop the intellectual ability. Okay. तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे जो करिकुलम में हमारे सांख्या फिलॉसफी के अंदर आते थे. एक और इम्पॉर्टेंट है योगा प्रैक्टिस फॉर नोइंग द सेल्फ सोल. सो बेसिकली जैसे कि हम लोग अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो सांख्या फिलॉसफी है वो रिजेक्शन ऑफ गॉड करती है. वो गॉड पर इतना बिलीव नहीं करती है, बल्कि वो सोल पे बिलीव करती है कि हमारा आउटर वर्ल्ड ना होकर इनर वर्ल्ड पर वो बिलीव करती है. तो योगा प्रैक्टिस भी एक करिकुलम का पार्ट है. मेथड्स ऑफ एजुकेशन. अब एजुकेशन में हमने करिकुलम की बात किया, रोल ऑफ टीचर की बात किया. अब जो पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या था सांख्या फिलॉसफी में? मेथड्स ऑफ एजुकेशन. एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंसेस. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंक्लूड प्रोजेक्ट्स, practical work etc., enabling the development of observation and logical reasoning. ना केवल बुकिश लर्निंग, ना केवल बुकिश टीचिंग, बल्कि स्टूडेंट्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करे, रियल लाइफ लर्निंग करे. तो मेथड ऑफ एजुकेशन सांख्या स्कूल ने रेफ़र किया था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्ट हमारे लर्निंग होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसको प्रैक्टिकली फील कर सके, प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व हो सके और लर्न कर सके ऑब्जर्वेशन के थ्रू और लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू. सोर्सेज टू गेट नॉलेज. जो भी हम ज्ञान लेते हैं या जो भी हम ज्ञान देते हैं उसमें ये 3 चीज़ें सांख्या स्कूल ने मेन इम्पॉर्टेंट बताई हैं. प्रत्यक्षा, अनुमाना एंड शब्दा. या तो हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं या हम नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं. सोर्सेज टू गेट नॉलेज मतलब सोर्सेज और मेथड्स दोनों अलग अलग हैं. सोर्सेज होता है हमारा साधन, हम किस तरह के साधनों से नॉलेज को गेन कर रहे हैं. जैसे आजकल हम ऑडियो विजुअल के थ्रू गेन कर रहे हैं. अभी आप ऑडियो विजुअल के थ्रू नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है. डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं. अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं, तो वो हमारा एक एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड या प्रैक्टिकल वर्ल्ड या रियल वर्ल्ड हमारा आ जाता है. तो सोर्सेज हमारे क्या क्या होने चाहिए? प्रत्यक्षा, अनुमाना एंड शब्दा. प्रत्यक्षा मीन्स डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. अनुमाना मीन्स गेसिंग होनी चाहिए. गेसिंग मतलब ये नहीं कि इमेजिनेटिव गेसिंग होनी चाहिए, लॉजिकल गेसिंग. जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि अगर कहीं पर ज़मीन पूरी गीली है तो इसका मतलब रेन हुई है, ठीक है. तो अनुमाना मीन्स जहाँ पे लॉजिकल कनेक्शन हो. शब्दा मीन्स प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर शब्दों में उसकी वो स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए. नॉलेज जो भी हम पढ़ रहे हैं या जो भी हम सीख रहे हैं. मेथड्स ऑफ रिसीविंग भी सेम है. प्रत्यक्ष मेथड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि
सिर्फ वर्बली आपको बता दिया, उसको जो सांख्या स्कूल बिलीव करता था कि बच्चों को वर्बली बताने से अच्छा है कि उसको प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष सामने दिखाओ। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेड़ उगाने के तरीके बच्चे को बताएं, ठीक है, तो उससे बेटर है कि हम उसको एक थोड़े से सीड्स दें और उसको प्लांटेशन करने के लिए बोलें। तो जब वो ट्री बड़ा होगा तो automatically the children will be able to learn how to grow the seed, और किस तरह से वो जो प्लांट है वो बना या बड़ा वृक्ष बना। गेसिंग, अनुमाना एंड स्टेटमेंट, जैसे कि ऊपर बताया, तो ये तीनों ही हमारे मेथड एंड सोर्सेज होने चाहिए। डिसिप्लिन, अब हम बात करते हैं कि सांख्या स्कूल कुछ डिसिप्लिन को भी मानता था, जो कि ये बोलता है कि अगर कोई भी पुरुषा या कोई भी पर्सन इन डिसिप्लिन में रहता है, देन ही और शी विल बी एबल टू गेट द एजुकेशन बेटर। सो अकॉर्डिंग टू सांख्या, द वन हु फॉलोज 5 vows ऑफ योगा, ये 5 vows मीन्स जो एक हम लोग शपथ लेते हैं, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, एंटी थेफ्ट, नो स्टोरेज ऑफ थिंग्स एंड सेलिबेसी। तो इन 5 चीज़ों को सांख्या स्कूल भी मानता है एंड योगा भी इसको मानता है कि ये 5 चीज़ें हमें डिसिप्लिन में रखनी चाहिए। सच्चाई, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, एंटी थेफ्ट मतलब किसी भी तरह की चीज़ों को चोरी होने से बचाना, नो स्टोरेज ऑफ थिंग्स एंड सेलिबेसी, ज़्यादा चीज़ों का स्टोरेज करके ना रखना। सेलिबेसी मीन्स बिल्कुल एक सत्व लाइफ जीना। सेलिबेसी में हमारा ये आ जाता है कि नो मैरिज एंड नो चिल्ड्रन, तो वो एक सेलिबेसी वाली लाइफ होती है। 5 रूल्स को सांख्या स्कूल मानता है, सैनिटेशन, सेटिस्फैक्शन, टेनेसिटी, सेल्फ स्टडी एंड वर्शिप। ये 5 रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। He, she will be a disciplined self. Sankhya's clear opinion is that without following the discipline, human cannot make his body, mind and knowledge healthy. तो ये जितने भी ऊपर vows and rules सांख्या फिलॉसफी ने हमें बताए हैं, वो बोलता है, सांख्या फिलॉसफी बोलती है कि अगर कोई भी पर्सन इन सभी रूल्स को, इन डिसिप्लिन में नहीं रहता है, तो उसकी जो बॉडी है या माइंड है वो हेल्दी नहीं हो पाएगा। ह्यूमन कैन नॉट मेक हिज बॉडी, माइंड एंड नॉलेज हेल्दी। उसका जो बॉडी है, माइंड है, फिजिकल बॉडी, माइंड या हमारे अंदर जो ज्ञान है वो हेल्दी नहीं रह पाएगा। हेल्दी मतलब वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं रह पाएगा, ठीक है। अगर हम ये सारे डिसिप्लिन्स को फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो एक सस्टेन रहेंगी, लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहेंगी। सो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा एंड अभी आज के हमारे सेशन में और पिछले प्रीवियस जितने भी वीडियोस हम लोगों ने अभी तक देखे हैं उसको लेकर आज हमारा सांख्या जो फिलॉसफी है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे योगा फिलॉसफी के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।